हमें अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, या जो लोग सब एवरेज ग्रोथ करते हैं उससे कुछ ज़्यादा हमें आगे बढ़ना है, तो जितना हमारा डिसिप्लिन अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, उतना हम ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, ज़्यादा फास्ट। ठीक है, तो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत क्यों है और कौन कौन सा डिसिप्लिन हमें रखना है जिससे हम अच्छे से ट्रेनिंग ले पाए, तो उसके बारे में ये लेसन है। लेसन का नाम है जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट। डिसिप्लिन के लिए क्या जरूर है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि ये रूल्स है, इसको फॉलो करेंगे तो हम डिसिप्लिन में है, ऐसा माना जाएगा। तो हम लोग रूल्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम कैसे अच्छे से ट्रेनिंग ले पाए और कैसे आगे अच्छे से ग्रो कर पाए वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहला ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन कब से स्टार्ट होता है ITI का, किसी को पता है? आपने एडमिशन लिया, ठीक है, पहले जो एडमिशन होता था और ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता था वो 1 अगस्त से स्टार्ट होता था। ठीक है, और फर्स्ट ईयर जो होता है वो 31 जुलाई को एंड होता था। ठीक है, अभी आपने जो एडमिशन लिया है वो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 31 जुलाई को ये एंड होगा। जो हमारा दूसरा साल है वो जो सेशन है वो वापस 1 सितंबर से स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और एक साल खत्म होने पर 31 जुलाई को एंड होगा। ठीक है, तो जनरली ITI में 1 अगस्त से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है और 31 जुलाई को एंड होता है। इस साल 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई को एंड होगा। सेशन मतलब फर्स्ट ईयर का सेशन, सेकंड ईयर का सेशन। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेनिंग सेशन। उसके बाद है फीस। आपने कितनी फीस भरी थी? जो लोग 850 भरी थी, जनरल जो भी कैटेगरीज में होते हैं वो लोगों ने, और जो SC ST में होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, वो लोगों ने 250 फीस भरी थी। ठीक है, तो उसमें 250 रुपीज फीस क्या है, तो वो CMD आपको रिसिप्ट दी गई होगी, कुशन मनी डिपॉजिट, जो कि एक डिपॉजिट है। अगर आप अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो आप रिसिप्ट यहाँ पे दोगे तो आपको 250 रुपीज वापस दे दिए जाएंगे। और जो 600 रुपीज फीस है वो क्या है, वो ट्यूशन फी है। वो हर 6 महीने के लिए आपको 600 रुपीज देनी होगी। और ये जो फीस है ट्यूशन फी 600 रुपीज, वो SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए माफ़ी दी गई है उसमें। ठीक है, बाकी के कैंडिडेट्स को हर 6 महीने में 600 फीस देनी होगी। तो समझ में आ गया? फीस आपने जो दी है, आप बोल रहे हैं कि 850 रुपीज़ फीस दी है, तो उसमें से 250 रुपीज़ कुशन मनी है जो आपको वापस दे दी जाएगी अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, या फिर कोई 1 महीने के अंदर एडमिशन लेने के बाद 1 महीने के अंदर कोई रिजाइन दे देता है तो उसको भी वापस 250 रुपीज़ फीस दे दी जाती है, 600 रुपीज़ फीस वापस नहीं दी जाती। तो ये हो गया फीस। उसके बाद में डिसिप्लिन में आएगा आपके पास, आपको जो ट्रेनीज है आप लोगों को डेली डायरी आपको मेंटेन करनी होगी। डेली डायरी में क्या होता है, जो भी रोज का थियरी, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सारे जो सब्जेक्ट है उसमें रोज जो भी आपको सिखाया जाता है, जो टॉपिक के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, थियरी का नॉलेज दिया जाता है, वो रोज रोज आपको उसमें लिखना होता है कि आज की तारीख में हमने ये सब्जेक्ट में ये लेसन, ये प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, और डेली डायरी में लास्ट में हर मंथ की आपकी
अटेंडेंस के परसेंटेज होते हैं। तो आगे जो लेसन आपने नोट किया कि ये तारीख में हमने ये फॉर एग्जांपल ट्रेड थियरी है, तो आज हम लोग सेकंड नंबर का लेसन सीख रहे हैं, जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आज की तारीख में आपको डेली डायरी में नोट करना होगा और उसमें हमारी साइन लगेगी। और ये मंथ कंप्लीट होने पर जो लास्ट में डेली डायरी के पीछे अटेंडेंस महीने की लिखी जाएगी, उसमें आपके पेरेंट्स की साइन लगेगी और हमारी साइन होगी। ठीक है, ऐसे ही सब सब्जेक्ट में, मैथ्स के सब्जेक्ट में वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसमें जो टॉपिक होगा उसमें उनकी साइन होगी, उसके इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो हर जो भी सब्जेक्ट है उसमें उस सब्जेक्ट के जो सर टीचर है उनकी साइन लगेगी। और मंथ एंड में किसकी सब्जेक्ट साइन लेनी है अटेंडेंस में? पेरेंट्स की और हमारी। ठीक है, तो डेली डायरी मेंटेन करना है आपको। फिर हो गया अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में आप लोग ट्रेनी जो मास्टर रोल है उसमें साइन करते हो, तो 2 साइन होती है एक दिन की, एक होती है थियरी की और दूसरी होती है प्रैक्टिकल की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सुबह में पहले प्रैक्टिकल की अटेंडेंस में साइन कर लेते हो, फिर लंच के बाद घर चले जाते हो, तो आपकी एब्सेंट गिनी जाएगी। ठीक है, 2 आपकी प्रेजेंट होगी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में, तभी आपकी अटेंडेंस पूरी गिनी जाएगी। फिर मंथली एंड ईयरली अटेंडेंस 80% चाहिए। देखो, मंथली अटेंडेंस 80% चाहिए। तो ये सितंबर का महीना चल रहा है, ये महीना जब खत्म होगा तो आपकी टोटल अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। और फिर ईयरली जब आपको एग्जाम देना है तो सारे महीने की अटेंडेंस की एवरेज निकलेगी, सितंबर से लेके जुलाई तक की, वो भी आपकी 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। ठीक है, फिर इंडिविजुअल मंथ एंड प्रोग्रेसिव अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। इंडिविजुअल मंथ मतलब हर एक महीने की, सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो अक्टूबर की भी 80 चाहिए, नवंबर की भी 80 चाहिए, ऐसे जुलाई तक जितने भी मंथ है सारे मंथ की जो अटेंडेंस है आपको 80% होनी चाहिए। और प्रोग्रेसिव भी 80% होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सितंबर में आपकी 80% हो गई है अटेंडेंस, अक्टूबर में हो गई है, नवंबर में आपने ज़्यादा छुट्टी ले ली तो आपकी 70% हो गई या 50% हो गई। ठीक है, तो इंडिविजुअल मंथ की भी 80% चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपके घर पे, आपके एड्रेस पे रिपोर्ट जाएगा आपके पेरेंट्स के नाम से कि आपके बेटे या बेटी की ये महीने की अटेंडेंस इतने % है, एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर ट्रेनिंग सेशन खत्म होने तक उसके जो प्रोग्रेसिव अटेंडेंस है वो 80% नहीं हो पाए। तो आपको नेक्स्ट मंथ में 100% अटेंडेंस देनी होगी, तो आपके जो पिछले मंथ में कम अटेंडेंस हुई है ना वो कवर हो जाएगी। तो प्रोग्रेसिव अटेंडेंस मतलब महीने जो पहले से स्टार्ट हुआ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो पूरे महीने की सारे मंथ्स की एवरेज निकाली जाएगी। और इंडिविजुअल अटेंडेंस मतलब हर एक महीने की, तो हर एक महीने की भी 80% चाहिए और प्रोग्रेसिव भी चाहिए। किसके लिए? एग्जाम में बैठने के लिए। तो ये हो गया अटेंडेंस का। उसके बाद टर्म वर्क, डिसिप्लिन में टर्म वर्क आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। तो प्रैक्टिकल में हमने सिखाया आपको कि कैसे फिगर ड्रॉ आउट करनी है, कैसे उसकी पूरा प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, तो वो हमने जैसे आपको समझाया है वैसे टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। थियरी का लेसन हो, चाहे प्रैक्टिकल जर्नल में प्रैक्टिकल लिखना हो, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो भी सर टीचर आपको जो टर्म होमवर्क देते हैं, ठीक है, तो वो आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। ठीक है, वो अगर आप करोगे तो उसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन में रह रहे हो। फिर हो गया एडमिशन। तो जब आपका एडमिशन हुआ है तो न्यू एडमिशन होता है तो उसमें फर्स्ट 10 डेज, पहले 10 दिन अगर कोई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका नाम निकाल दिया जाएगा। ये एक रूल है। ठीक है, फर्स्ट 10 डेज में अगर कोई यहाँ पे नहीं आया है तो उसका नाम निकाल दिया जाएगा, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो उसको
नॉन रिपोर्टेड ऐसा बोला जाएगा कि ये इसने मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं किया है, आपका एडमिशन हो गया है और 10 दिन के भीतर यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको नॉन रिपोर्टेड मतलब बोल के उसको निकाल दिया जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ पे 10 दिन में आ गए, आपका ट्रेनिंग चालू हो गया, ठीक है, और बाद में आप छुट्टी लेने लगे, इरेगुलर रहने लगे, तो अगर आप कंटिन्यूसली 3 दिन एब्सेंट रहते हो तो आपके घर पे एक रिपोर्ट जाएगा कि आपका बेटा या बेटी इतनी तारीख से यहाँ पे नहीं आ रहा है, बिना बताए। अगर आप हमको इन्फॉर्म करते हो कि सर मुझे ये काम है या ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इतने दिन नहीं आ पाऊंगा, तो रिपोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन बिना बताए अगर आप 3 दिन एब्सेंट रहोगे तो एक रिपोर्ट जाएगा। दूसरे 3 दिन भी अगर रिपोर्ट पहुंचने के बाद भी अगर आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, तो 6 दिन में दूसरा रिपोर्ट जाएगा, 9 दिन में तीसरा रिपोर्ट जाएगा, 3 रिपोर्ट आपके घर पे जाएंगे। फिर भी अगर आपके घर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वजह नहीं बताई जाएगी या नहीं बताएंगे कि इतने तारीख से हम आएंगे या आप नहीं आओगे, तो 10 दिन में आपका नाम निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है। रेगुलर अटेंडेंस आपकी यहाँ पे कंपलसरी है। तो फिर मंथली प्रोग्रेसिव 50%, अगर आपकी प्रोग्रेसिव अटेंडेंस 50% से कम हो गई तो भी आपका नाम निकाल दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। कोई अगर एकदम ही ज़्यादा छुट्टी ले रहा है और उसकी प्रोग्रेसिव अटेंडेंस 50% से कम हो गई तो सीधा नाम ही निकाल दिया जाएगा, 1, 2, 3 रिपोर्ट नहीं होंगे उसमें। तो ये भी ध्यान में रखना है। और जैसे हमने आगे डिस्कस किया था कि यहाँ पे फैक्ट्री रूल्स लगता है आईटीआई में, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये इंडस्ट्रियल रूल्स यहाँ पे फॉलो करने होंगे। इंडस्ट्रियल रूल्स में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, हमारे साथ जो आजू बाजू जो काम कर रहे हैं हमारे सबकी सेफ्टी, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल करते करते आप अगर रात में नींद पूरी प्रॉपर नहीं ली है तो फिर लेजीनेस आप यहाँ पे अप्लाई करो, वो नहीं चलेगा। क्योंकि हमको मशीन के साथ काम करना है तो हमें ऑलवेज अलर्ट रहना है। समझ में आया ना? अलर्ट रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि मशीन के साथ काम करते वक्त अगर हम लापरवाही रखेंगे तो इंजरी हो सकती है। समझ में आया ना? मशीन तो डैमेज होगा ही होगा, हमको भी इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे अलर्ट में रहना आवश्यक है। तो लेजीनेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप, ठीक है, तो जो SC ST कैंडिडेट्स है और उनकी जो ईयरली एनुअल इनकम जो है वो क्राइटेरिया के अंदर आती है तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो अप्लाई करते हैं तो। और जो लोग SC ST में है या नहीं है, किसी भी कैटेगरी में होते हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है उनके फादर की, ठीक है, वो अगर जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके अंदर आती है तो उनको स्टाइपेंड मिल सकता है। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप है वो समाज कल्याण विभाग से मिलती है और जो स्टाइपेंड है वो इंस्टीट्यूट से मिलता है। ठीक है ना? तो अगर कोई SC ST कैंडिडेट है उसको स्टाइपेंड चाहिए तो वो भी मिलेगा, और अगर SC ST कैंडिडेट के अलावा और कोई सारे कैंडिडेट्स है उनकी इनकम अगर क्राइटेरिया के अंदर आती है तो वो भी स्टाइपेंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके बेस्ड पे है? लर्निंग आउटकम के बेस पे। ठीक है, जो लर्निंग आउटकम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है उसके बेस पे आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। H1 H2 मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। जैसे फर्स्ट सेशन हो गया हमारा, तो फर्स्ट सेशन में फर्स्ट जो 6 मंथ है उसके 100 मार्क और सेकंड 6 मंथ है उसमें 100 मार्क। ये 100 मार्क मतलब 1 साल के 200 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम जो होंगे उसमें जो मार्क्स आएंगे उसमें काउंट किए जाएंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी आपको ध्यान देना है, डिसिप्लिन में रहना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरा कैसे उसमें मार्क्स गिने जाएंगे वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो अगर आप
फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे तो 2 साल कंप्लीट होने पर टोटल 400 मार्क्स उसमें से गिने जाएंगे एवरेज निकाल के। तो अगर आप प्रैक्टिकल में मार्क लाओगे, मैथ्स में, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में, ट्रेड थियरी में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, सब में अच्छे मार्क्स लाएंगे, लेकिन 2 साल यहाँ पे डिसिप्लिन में नहीं रहे, पूरा सब फॉलो नहीं किया और आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में कम मार्क आ गए, तो आपके फाइनल परसेंटेज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 400 मार्क्स में से हम मार्क्स रखेंगे। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो या अच्छी नौकरी सरकारी आपको चाहिए, तो आपको परसेंटेज ज़्यादा चाहिए होंगे। तो यहाँ पे डिसिप्लिन में रहोगे, सब फॉलो करोगे रूल्स, तो आपके हम लोग क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट में अच्छे मार्क रखेंगे। जो भी परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस अच्छा दोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये बहुत मैटर करेगा आपके फाइनल परसेंटेज पे। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि हम लोग टाइम टू टाइम करेंगे। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। समझ में आया? और पूरे 2 साल में ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहेगा। फिर हो गया समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट मतलब क्या है? फर्स्ट सेशन कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद एग्जाम ली जाएगी, फाइनल एग्जाम। दूसरा ईयर कंप्लीट होने के बाद वापस दूसरे ईयर की फाइनल एग्जाम ली जाएगी। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम जो होती है वो समेटिव असेसमेंट होता है। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो हम लोग आपकी एग्जाम लेते हैं वो क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 साल में 200 मार्क्स गिने जाएंगे, 2 साल के 400 मार्क्स गिने जाएंगे। ठीक है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और लास्ट में जो ईयर कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल एग्जाम दी जाती है वो क्या होता है? समेटिव असेसमेंट। तो इसमें अभी चेंजेस आए हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होती है उसमें जो एग्जाम होती है वो कैसे है? तो ट्रेड थियरी वो होंगे टोटल क्वेश्चन 38। कितने होंगे? 38। उसमें से टोटल मार्क्स कितने होंगे? 76। मतलब एक सवाल कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का। 38 क्वेश्चन होंगे, 76 टोटल मार्क्स होंगे। किसके? ट्रेड थियरी के। उसमें से पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 26 मार्क्स। थियरी में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 33%। तो 76 मार्क्स के अगर हम 33% निकालेंगे तो 26 मार्क हो जाएंगे। मतलब हमने जो पहले डिस्कस किया था कि ट्रेड थियरी में पासिंग मार्क्स 33% चाहिए और प्रैक्टिकल में कितने चाहिए? 60%। पता है ना? तो ट्रेड थियरी में 33% मतलब कितने मार्क्स चाहिए? 26। अभी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस में टोटल क्वेश्चन होंगे 6, टोटल मार्क्स है उसमें 12 और पासिंग मार्क्स चाहिए 4 मार्क्स चाहिए और आंसर कितने सही होने चाहिए? 2। इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग में भी सेम है। टोटल क्वेश्चन है 6, टोटल मार्क्स है 12, पासिंग मार्क्स है 4 और आंसर सही होने चाहिए 2। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उसमें टोटल क्वेश्चन है 25, टोटल मार्क्स है 50। ठीक है, और उसमें पासिंग मार्क्स है 17। कितने मार्क्स है? 17 और आंसर सही होने चाहिए 9। ठीक है, आंसर कितने सही होने चाहिए? 9। तो टोटल ये जो समेटिव असेसमेंट में आपकी जो एग्जाम ली जाएगी उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 75 और उसमें से टोटल मार्क्स आपके होंगे 150 और पासिंग मार्क्स है 51। तो टोटल क्वेश्चन जो आपके सही होने चाहिए वो 26। तो ये क्वेश्चन पेपर है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट है और अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अलग अलग है, मार्क्स भी अलग अलग है। सब में पास होने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के जो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स दिए गए हैं वो लाना होगा। अगर आपने 150 मार्क्स टोटल उसमें क्वेश्चन पेपर है और उसमें आपने 100 मार्क्स भी आपके आ गए, ठीक है, लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स के अगर कम आए तो आप फेल हो जाओगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको जो मिनिमम मार्क्स है उतने तो लाने ही होंगे। समझ में आया? अगर 4 मार्क्स लाने हैं ड्राइंग और मैथ्स में
तो उसमें 3 आए तो आप फेल हो जाएंगे, कम से कम इतने मार्क्स चाहिए। समझ में आ गया? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। समझ में आया ना? हर एक सब्जेक्ट में जो मिनिमम मार्क हमने डिस्कस किए उतने आने ही चाहिए। अगर आपके टोटल मार्क्स जो 51 चाहिए उसमें अगर 100 भी आ गए लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में कम आए मार्क्स मिनिमम से तो आप फेल हो जाओगे। समझ में आया? चलो प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं? मिनिमम 60%। 60 मार्क्स नहीं, 60%। 60% मतलब जितना भी उसका प्रैक्टिकल के एग्जाम का टोटल मार्क्स होंगे उसमें से 60%। तो टोटल मार्क्स कितना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम का? 250 और उसमें पासिंग मार्क्स 60% मतलब 150। समझ में आया? तो एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होने के लिए आपको 150 मार्क्स चाहिए। समझ में आया? उसी तरह जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम गिनी जाती है, तो उसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए। मतलब 100 मार्क्स का फॉर्मेटिव असेसमेंट है एक लर्निंग आउटकम्स का, तो उसमें आपको 60 मार्क्स होने चाहिए। 60 से कम मार्क्स होंगे तो उसमें भी आप फेल गिने जाओगे। समझ में आया? तो लास्ट में जब फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स काउंट होंगे एवरेज निकाल के, तो उसमें भी 60% से कम मार्क होंगे तो आप फेल गिने जाओगे। तो समझ में आ गया? समेटिव असेसमेंट में जो आपकी फाइनल एग्जाम होती है ईयर एंड में, उसमें कौन से सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स कितने हैं, टोटल कितना क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है, और पास होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी मैंने आपको समझा दिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी मैंने आपको समझा दिया और प्रैक्टिकल एग्जाम का भी समझा दिया। प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? 150। 250 में से 150 मार्क्स चाहिए। फिर अगर आप लापरवाह रहोगे यहाँ पे, ठीक है, लापरवाही अगर बरतोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। डिसिप्लिन इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी मशीनरीज है वो कॉस्टली है, उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम अपने पैसे से खरीदने जाए और ट्रेनिंग लेने जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह है उसको आप लापरवाही से यूज़ करोगे, तोड़ दोगे, घुमा दोगे या फिर चोरी करके घर ले जाओगे तो ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको पनिश किया जाएगा। हर एक चीज का हमें अच्छे से यूज करना है। गुड यूज मतलब क्या है कि जो भी टूल्स, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसको हमें क्लीन रखना है, उसका जो निश्चित की गई जगह है वहां पे रखना है और उसका जैसे यूज करना है उस तरीके से यूज करना है। समझ में आया ना? वो आपको सिखाया जाएगा और फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसी के मार्क्स भी दिए जाएंगे। टूल्स का यूज कैसे करते हो, प्रैक्टिकल की प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करते हो कि नहीं, वो सब के मार्क्स गिने जाएंगे। फिर सेफ्टी फॉर ऑल। हमारे साथ अगर ग्रुप में हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मशीन की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी और हमारे आजू बाजू जो है वो सबकी सेफ्टी को भी ध्यान में रख के हमें आगे ट्रेनिंग लेनी है और उसी को डिसिप्लिन कहा जाएगा। क्लीनिंग, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट। क्लीनिंग तो वर्कशॉप की क्लीनिंग, मशीनरीज की क्लीनिंग, टूल्स एंड इक्विपमेंट की क्लीनिंग और हमारी खुद की भी क्लीनिंग। अगर हमारे पास कटोरा है, कटोरे में कीचड़ भरा है और उसी में हमको खाना खाना है या फिर घी डालना है, तो जो गंदा कटोरा है उसमें अच्छी चीज रखोगे तो वो चीज भी गंदी हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। वैसे ही हमारे दिमाग में अगर कचरा भरा है दुनिया भर का, तो हमारा दिमाग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए लायक नहीं है। तो बाकी का कचरा जो हमें हमारा कैरियर जो ग्रो करना है, जो डेवलप करना है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं, तो बाकी की चीजों को साइड पे रखना है, बाकी का कचरा बाहर। समझ में आया ना? फिर जाके हमें यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेनी है कैरियर बनाने के लिए वो हो पाएगा। सब चीज साथ में लेके चलोगे तो पॉसिबल नहीं है। और रिस्पेक्ट सबको देना है, खुद को भी देना है। हमारा जो समय है,
हमारे पीछे हमारे जो माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सर टीचर मेहनत कर रहे हैं, ये पूरा इंस्टीट्यूट, ये तामझाम पूरा किसके लिए है? आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, आपका कैरियर अच्छा बने, उसके लिए है। तो हर एक चीज को, हर एक इंडिविजुअल को आपको रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, अपने समय को रिस्पेक्ट करना है। जो भी ट्रेनिंग का टाइम है, जो भी थियरी का टाइम है, जितना भी टाइम हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको वेस्ट मत करो। और सर टीचर सबको रिस्पेक्ट करना है, इसी को कहेंगे डिसिप्लिन। समझ में आया? तो आज का जो ये लेसन है वो जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट का लेसन है। और ये डिसिप्लिन क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों है? तो किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, ठीक है, रूल्स बनाए जाते हैं और इन्हीं रूल्स को फॉलो करने से अच्छा आउटपुट मिलेगा और जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से हो पाएगी। हम भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, हमारी जो बॉडी है वो भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। और जो नेचर ने जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स हमारी बॉडी फॉलो करती है, तभी हम हेल्दी रह पाते हैं। अगर कोई भी एक डिपार्टमेंट अपना रूल फॉलो नहीं करेगा तो हमें हॉस्पिटल में जाना होगा। समझ में आया? अगर नाक है वो स्मेल सेंस नहीं कर पा रही है, तो कोरोना में, कोविड में हमने देखा भी डर लगता है कि भाई कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि उसने अपना काम करना बंद कर लिया। समझ में आया ना? वैसे हमारी बॉडी भी पूरी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, उनके भी अपने रूल्स हैं। वो अगर फॉलो नहीं करेगी तो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में या फिर कब्रिस्तान में, स्मशान में, पूरा सब बंद हो गया। तो इसी तरह हम भी अगर जो रूल्स बनाए हैं इंस्टीट्यूट में वो फॉलो नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? घर। क्यों? क्योंकि जो काम है हमारा यहाँ पे, हमारा जो रोल है वो ट्रेनिंग लेना है, और ट्रेनिंग लेने के लिए सूटेबल बिहेवियर चाहिए। सूटेबल बिहेवियर, सूटेबल अटेंडेंस नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? घर। समझ में आया? तो आज का ये लेसन जो है वो यहाँ पे खत्म होता है।